ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर वन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर टू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर टू सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले समझ लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग फिर इसके बाद बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो इस पर कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड हैं और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों? सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances. सॉल्यूशन दो चीजों का, दो या दो से ज्यादा चीजों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें मतलब कोई दो कंपोनेंट हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो एक बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात होती है। तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट जिसमें एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाए, और सॉल्वेंट जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। सिंपली अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो जैसे कि सिंपली एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो इसमें वाटर हमारा एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट और शुगर एक्ट करेगी एज अ सॉल्यूट। तो दीज आर द एग्जांपल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सॉल्यूशन को लेके। आप लोग 12th स्टैंडर्ड में इन सब चीजों को जानते हैं, तो इस चीजों में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग इसमें अच्छे अच्छे जो इसके कंसंट्रेशन टर्म्स पे न्यूमेरिकल है उन टर्म्स को समझेंगे। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जो सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चंस पढ़ते टाइम आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी चीज सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। डेफिनेटली जो चीज डिसॉल्व हो जाएगी वो एक सॉल्यूट होगी, और जिसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने में डिसॉल्व करेगा वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। आप लोग एनसीईआरटी में जो तीन टाइप के सॉल्यूशन बताए गए हैं, एक बताया गया है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो, और सॉलिड किसी भी स्टेट में, सॉल्यूट किसी भी स्टेट में हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो, बाकी सभी चीजें किसी भी स्टेट में हो सकती हैं, सॉलिड लिक्विड या गैस। गैस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस हो, बाकी सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड या गैस। आप लोग अपनी बुक से इसके एग्जांपल्स रेफर कर सकते हैं, इसमें भी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल बेसिक बातें होती हैं। क्योंकि हम लोगों का जो मोटिव होता है इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसके बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं पहले हम लोगों को जानते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों को मिलेगी सबसे पहले मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं, आप लोग इसको डिनोट कर सकते हैं वेट बाय वेट, इसको शॉर्ट में डिनोट किया जाता है। इट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूट का मास रखना है,
सॉल्यूशन का मास रखना है इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखिएगा, हमारे आगे चल के क्वेश्चंस में इस तरीके की लाइनें देखने को मिलती हैं। आ सॉल्यूशन कंटेन्स 10% sugar by mass। बच्चों ऐसी लाइनें लिखी रहती हैं और हम लोग फिर समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा जब भी बाय मास की बात हो रही है, मतलब मास परसेंटेज की बात हो रही है, इस लाइन का मतलब है जो एक सॉल्यूशन है उसमें 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसमें जो चीज छुपी हुई थी वो आप लोग ध्यान रखना, मतलब 10 ग्राम शुगर है मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 10 ग्राम एंड सॉल्यूशन का मास हम लोग लेट कर देंगे 100 ग्राम। तो अपने आप परसेंटेज कितना आ जाएगा 100। तो आप लोग जब भी याद रखिएगा इस तरीके की लाइन हो पहले उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मास की बात हो रही है तो इधर भी हम लोग ये लेंगे ग्राम और यहाँ भी लेंगे हम लोग ग्राम। केमिस्ट्री में जो यूनिट्स होती हैं वो छोटी छोटी यूज करते हैं। मास की एक्चुअली एसआई यूनिट तो केजी होती है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में जो यूज करते हैं वो छोटी यूनिट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्राम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका हम लोग। जैसे कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें बस ये पहचान लीजिए हम लोगों को क्या करना है, मास परसेंटेज निकालना है दोनों का। अब इसमें 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम CCl4 है, मतलब जो मास गिवन है हमें सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट जो है आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, सॉल्यूट इसमें बेंजीन है तो इसका मास कितना दिया हुआ है 22 ग्राम। तो हम लोग लिख देंगे 22 ग्राम। मास ऑफ डिसॉल्व इन 122 ग्राम CCl4, मतलब ये सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। बेंजीन का फॉर्मूला सबको याद होगा, C6H6 होता है, कितना दिया हुआ है 122 ग्राम। तो बच्चों आप लोगों को मैंने अभी जो फॉर्मूला दिखाया था उसमें क्लियर लिखा है अपॉन में जो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट है 22, सॉल्वेंट है 122, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 144 ग्राम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग गिवन लिख लिया कीजिए क्या क्या गिवन है, उसके बाद ही सॉल्व किया कीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग अपनी आइडेंटिटी यूज करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज का। अब देखिए हम लोग को परसेंटेज दोनों का निकालना है, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का, तो किसी का भी एक का निकाल लेते हैं हम लोग। इस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है 22 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इनटू 100। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 72, और कैंसिल कर लीजिए 4 से कर लेते हैं 18 टाइम्स। देखिए अब ये स्टूडेंट्स डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम कभी कभी सोल्व कर लेंगे। 11 5 55 2075 अपॉन 80, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 18 सिर्फ 9, 18 5 90, 5 कैरी, 18 2 36, 14 कैरी 7। तो करीब करीब आ रहा है 15.27%। तो बच्चों ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन था, बेंजीन। अब आप लोग जानते हैं टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो जो CCl4 होगा उसको हम लोग 100 में से माइनस कर देते हैं,
तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 विल बी 100 माइनस 15.27। तो आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 73। तो this is the our answer. This is the mass percentage of solute, mass percentage of solvent. स्टूडेंट देखा आपने बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं ये बेसिक टर्म्स में। इसमें आपको कुछ नहीं करना, किसी एक का मास परसेंटेज निकाल लीजिए और उसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो दूसरे का मास परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसके क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकंड टर्म्स पे आते हैं, वो है वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलिए हमारी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग डिनोट करेंगे V by V, वॉल्यूम परसेंटेज। तो कुछ नहीं, जैसे मास परसेंटेज था वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज है। कुछ नहीं क्या करना है, आपको मास की जगह लिख देना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखा आपने, बस मास की जगह आपको वॉल्यूम लिख देना है। और देखिए वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो लीटर होती है या डेसीमीटर क्यूब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जनरली मैंने अभी आपको बताया केमिस्ट्री में हम जो यूज करते हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स यूज करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी वॉल्यूम्स मिलेंगे वो मिलीलीटर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, दोनों जगह मिलीलीटर में रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर दोनों की यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों की यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको भी मैं लिख के बताता हूँ एक एग्जांपल्स में। जैसे कि अगर लिखा हो अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10% डाइल्यूट HCl V by V, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि 10% HCl है, यानी 10 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इस बार देखिए क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर भी ml लिया है और यहाँ पर भी ml लिया है। इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि जो आपको गिवन सॉल्यूट है वो 10 ml है और हम लोग सॉल्यूशन को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को लिख दीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो सिमिलरली उस क्वेश्चन इसके भी एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं हम लोग। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं। If 20 ml of H2SO4 is present in 120 ml of water, find वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सब लोग हम लोग। चलिए देखिए 20 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब ये सॉल्यूट है तो गिवन जो है वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कितना दिया गया है 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉरी, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना दिया गया है 120 ml। तो हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 20 प्लस 120 विल बी 140 ml। तो इसमें आप लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ऊपर रखेंगे हम लोग गिवन मास, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 140 इनटू 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 कैंसिल, 2 से 70, 7 बार ये कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 100 अपॉन 7। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 7 1 7, 3 कैरी, 7 4 28, 7 2 14, 7 8 तो करीब करीब आंसर आ रहा है 14.28%। तो ये वॉल्यूम किसका आ गया, सॉल्यूट का। अब आपको वॉल्यूम निकालना है अगर सॉल्वेंट का,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 14.28, ये करीब करीब आ जाएगा आप लोगों का 85.72%. So this students, this is the complete solution of volume percentage example. इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आप लोगों को ये इसलिए में सीखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जो हमारी आने वाली कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो उसके क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट नहीं बन पाएंगे। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो परसेंटेज बेसिस पे दिए गए हैं, तो हम लोगों को पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। चलिए थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों W/V से। ठीक है, तो इस बार देखिए मास और वॉल्यूम दोनों आ जाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए पहले लिखा है W यानी मास वेट, तो मास आ जाएगा ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस लाइन का मतलब ये होगा। तो देखिए ऊपर सोल्यूट रहता है, नीचे सॉल्यूशन, ये तो कंफर्म चीज है। अब देखिए ऊपर पहले W लिखा था तो यहाँ पर आ गया मास, नीचे लिखा था V तो यहाँ आ गया वॉल्यूम, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो इनटू 100 जरूर होगा, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। इस लाइन को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको लिखा हुआ मिले अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% NaOH W/V, इस तरीके से लिखा हुआ हो जिसमें आपको सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्यूशन आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, इस लाइन को पढ़ लीजिएगा। तो 25% NaOH है वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 25 ग्राम NaOH है इन 100 ml सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर W था तो यहाँ पर लेंगे हम लोग ग्राम, और नीचे था V इसलिए हम लोग यहाँ लेंगे ml। तो मतलब 25 ग्राम NaOH था 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग पहले इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, तब आप लोग मोलैरिटी के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, तभी आप लोगों से बनेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है। और बच्चों याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अब जो हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं यहीं से आएंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी से। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए फोर्थ हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का बच्चों मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बिस्किट है या कुछ भी है, और मैंने इसके एक ऐसे पार्ट किए कि मैंने ये A और ये B, मैंने एक हिस्सा दे दिया A को और 3 हिस्से दे दिए B को। तो मैं पूछूं A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो बच्चों A का मोल फ्रैक्शन होगा 1, क्योंकि हमने उसे 1 दिया है, और नीचे कर दीजिए इन दोनों को प्लस, तो 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/4। और B को मैंने कितना फ्रैक्शन दिया 3, और नीचे कर देंगे 1 + 3 यानी 3/4। तो A का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, B का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। अच्छा आप लोग एक चीज देखिए, अगर आप लोग इनके फ्रैक्शंस को सम करेंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। जैसे कि आप लोग करके देखिए 1/4 + 3/4, तो इट विल बी कमिंग आउट 4/4, इट इज 1। तो कभी भी आप लोग मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो हमेशा आंसर 1 आता है। ये पहचान है आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द number of moles of solute or solvent to the total number of moles
यहाँ पर मैं रेशियो लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं पूरी तरीके से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, मतलब किसी एक के मोल का रेशियो किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग केमिस्ट्री में n से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन को आप लोग x से डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हमारे पास A सोल्यूट है और B है हमारा सॉल्वेंट, B सॉल्वेंट। तो आप लोग मोल फ्रैक्शन A का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, आप लोग न्यूमरेटर में रखिए A के मोल्स और नीचे कर दीजिए दोनों का सम Na प्लस Nb, इसके आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको B के मोल्स निकालने तो आप लोग लिख सकते हैं, ऊपर लिख दीजिए B के मोल और नीचे टोटल मोल्स। अच्छा, अब आप लोग जरा दोनों को ऐड करके देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x से प्लस xb आपका कितना आएगा, 1। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन में आपको x से और xb दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को निकाल लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, 1 में से माइनस कर दीजिएगा तो किसका आंसर आ जाएगा, दूसरे का। तो हमेशा याद रखिए दोनों नहीं निकालना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, तो आप लोग सब लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है गिवन मास ऑफ अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको जो भी चीज दी गई है उसका गिवन मास रख दीजिए ऊपर और नीचे उसका मोलर मास रख दीजिए, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसके हम लोग बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन निकालते हैं एनसीईआरटी से। सबसे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। एक चीज और, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों को नोट करना है, कर लीजिए, मैं हट जाता हूं आप लोग और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। डार्क में ले लीजिए। चलिए इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। In a solution containing 20% बाय मास। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है हमने, इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है आप लोगों को ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास। देखिए लाइन, वही लाइन आ गई, परसेंटेज में मेजर कर दिया। इस लाइन को लिखना पड़ेगा आप लोगों को, मैंने जैसे सिखाया आप लोगों को। 20% बाय मास का क्या मतलब होगा, 20 ग्राम ग्लाइकोल है आपके पास C2H6O2 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमको इस तरफ दोनों तरफ ग्राम लेना पड़ेगा क्योंकि ये चीज किस में मेजर हो रही है, मास में। तो चलिए हम लोग क्या है, क्या गिवन है हमको, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा देखिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80 ग्राम। तो देखिए सोल्यूट कौन है इसमें, ग्लाइकोल आप लोग, तो ग्लाइकोल को मैं मान लूंगा A, बार बार इतनी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और सॉल्वेंट को हम लोग मानते हैं B, इसमें वाटर इसमें सॉल्वेंट का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, गिवन मास A के कितने मास गिवन है 20 अपॉन मोलर मास। चलिए इसका मोलर मास निकालते हैं
C2 कार्बन का मास कितना होता है 12 into 2, फिर हम लोग लगाएंगे प्लस, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इन 6 है तो 6, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो 16 into 2, ये कितना हो जाएगा 20 into 4 प्लस 6 प्लस 32, तो जरा आप लोग देखिए इसका आंसर आ रहा है 62, तो 20/62 दिया जाएगा आप लोगों का 10/31, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 2 से, तो A के मोल्स निकाल लिए हमने। चलिए अब हम लोग B के मोल्स निकालते हैं। गिवन मास देखिए कितना दिया हुआ है 80 अपॉन मोलर मास, सबको पता है सॉल्वेंट यानी H2O यानी इसका मास हम लोग यहाँ निकाल के देख लेते हैं, तो H का हो जाएगा 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 plus 16 कितना हो जाएगा 18, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, पहले 2 से कैंसिल कर दीजिए 40 और ये हो जाएगा 9, कितना आ गया 40/9। तो देखिए हमने A के मोल्स निकाल लिए और B के मोल्स भी निकाल लिए हैं, अब हमारा काम खत्म, अब हमको सिर्फ फॉर्मूले पुट करना है। जैसा मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन दोनों का कभी मत निकाल लीजिएगा, किसी एक का निकाल लीजिए, और 1 से माइनस कर देंगे तो सेकंड का भी आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब निकालते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ Na प्लस Nb। Na था हमारा 10/31 प्लस Nb 40/9, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, नीचे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 31 into 9, क्योंकि दोनों ये एक प्राइम नंबर आ चुका है, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 90 0 4 4 3 12, तो इसको अब हम लोग आगे सोल्व करेंगे। ऊपर 10/31 ये एज इट इज रहेगा, ये अपोन के अपोन ये डिजिट ऊपर आ जाएगी 31 into 9, और ये हो जाएगा आप लोगों का 1330, तो 31 से 31 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x a की वैल्यू आ चुकी है 9/133, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन आपका A का। अब हम लोगों को B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे, xa प्लस xb इज इक्वल टू 1, तो xb की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस xa, तो 1 माइनस xa आ चुका हमारा 9/133, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 124/133, तो ये आप लोगों के दोनों के मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाल लिए। इस तरीके से आप लोग मोल फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोगों को, आ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज in water is labeled as 10% by mass. Find mole fraction of each component. तो चलिए हमने ये एक और क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, A solution of glucose in water is labeled as 10% by mass। तो सबसे पहले इस लाइन को आप लोग को समझना पड़ेगा, 10% by mass का मतलब क्या है, तो 10% by mass, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 10 ग्राम आप लोगों का सोल्यूट है, और सोल्यूट हमारा कौन है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों ने ये पहले लाइनों को पहचानना है। अब चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन चलिए मैं मान लेता हूं जो सोल्यूट है, सोल्यूट को मैं मान लूंगा A, और जो सॉल्वेंट है उसको मैं मान लूंगा B। तो आप लोग दिख रहा होगा सोल्यूट इसमें ग्लूकोज है और सॉल्वेंट जो है वो है वाटर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास A का मास कितना दिया हुआ है देखिए 10 अपॉन मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं।
तो C6 यानी 12 इंटू 6 प्लस H12 यानी 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16, तो 10 अपॉन, अगर हम इसको सॉल्व करें 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर आएगा 180। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/80। आप लोग एक चीज याद कीजिए, हमारे सिलेबस में ग्लूकोज बहुत है, आप लोग ग्लूकोज का मोलर मास याद ही कर लीजिए, 180 होता है, कुछ मोलर मास याद ही कर लीजिए। NB हमारा वाटर कितना है, देखिए 10 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितना होगा 90 अपॉन मोलर मास। H2O का मोलर मास हमने अभी पिछली क्वेश्चन में निकाला है, 18 आया था, P आ जाएगा आप लोगों का 5। चलिए देखिए हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल लिया। अब हम इसका मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे सोल्व कीजिए, x इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, तो xa की वैल्यू होगी 1/18 अपॉन 1/18 प्लस 5। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ये अपॉन में 1 ले लेते हैं हम लोग, तो 1 और 18 का एलसीएम आएगा 18, यहाँ पर 1 प्लस 90, 18 से 18 कैंसिल, तो 1/91। तो आप लोग देख सकते हैं जो A का मोल फ्रैक्शन है वो आया है 1/91। अब हम लोग B का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA, तो 1 माइनस 1/91। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 91 माइनस 1 तो आ जाएगा 90/91। P आ गया A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन। मैंने आप लोगों को बताया, आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट के 2 डिजिट तक, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन था 1/91 और वाटर का मोल फ्रैक्शन है 90/91। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं, वो है मोलैरिटी। चलिए फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म से हमारी मोलैरिटी। तो बच्चों मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले वो देखिएगा। मोलैरिटी होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 liter volume of solution। तो ये होती है मोलैरिटी की डेफिनेशन, मतलब सोल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हुए 1 लीटर वॉल्यूम में। समझ में आया? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैरिटी को डिनोट करा जाता है कैपिटल एम से। स्मॉल एम में, क्योंकि अगली जो कंसंट्रेशन टर्म से मोलैरिटी, उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। यहाँ पर एम का फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड, मतलब ऊपर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि जो चीज डिसॉल्व होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट, अपॉन कितने 1 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप लोग देख सकते हैं, अब मोलैरिटी की अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो। देखिए ऊपर है मोल्स, यानी मोल की यूनिट मोल ही होती है, नीचे लीटर, तो मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर, या आप इसको कैपिटल एम लिख सकते हैं। कैपिटल एम का मतलब ही होता है मोल पर लीटर, जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल।
चलिए इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी of a solution containing solution containing 2 gram of NaOH in 450 ml solution। चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सॉल्यूशन में 2 ग्राम NaOH है, मतलब ये डिसॉल्व हुआ है। डिसॉल्व हुआ है मतलब ये क्या है, सोल्यूट। तो हमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास, सोल्यूट कौन है, NaOH, कितना दिया हुआ है हमको, 2 ग्राम। आगे देखिए क्या लिखा है, 450 ml सॉल्यूशन, मतलब देखिए ml लिखा हुआ है, ml दिया है मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है आपका 450 ml। देखिए अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो बताया उसमें क्या है, ऊपर यहाँ पर हम लोग साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले। तो m का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप लोग देख सकते हैं जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो मिलीलीटर में दिया हुआ है, हम इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकालना भी आपको बताया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोल्यूट का निकालना है, तो 2 ग्राम सोल्यूट है, इसका मास निकाल लेते हैं, मोलर मास। सोडियम का होता है 23, 16 और हाइड्रोजन का 1, दिया जाएगा 2/40। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1/20। चलिए अब इधर यहाँ पर फॉर्मूला इंपुट कर दीजिए आपका आंसर। तो m इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं 1/20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 450 ml दिया हुआ है, तो 450 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर। तो m इज इक्वल टू 1/20 इंटू 1000/450। तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 9 14, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ चुका है 1/9। तो आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ये इस क्वेश्चन की मोलैरिटी, जो मोलैरिटी आ चुकी है 1/9। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोगों का पॉइंट में आंसर जितना देना चाहें। गेट गेट चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Ki if density of 20% mass by mass aqueous solution
चलिए ये अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इसको आपको। कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है, 20% बाय मास दिया, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा, तो हमको जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख दीजिए 20% बाय मास, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब होगा कि 20 ग्राम आपका KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इस लाइन का यही मतलब है। चलिए आप लोग देख लीजिए, गिवन मास जो सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है हमको 20 ग्राम। अच्छा ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, ग्राम लगा हुआ है, ये वॉल्यूम नहीं है, मास है, और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमको 100 ग्राम। सॉल्यूट कौन है आपका KI। अच्छा अब आप लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला चेक कीजिए, उसमें लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, वो तो खैर हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन नीचे वॉल्यूम रखना रहता है, और हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया, हमें इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आपका मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम में, वॉल्यूम हमको नहीं पता, डेंसिटी दी गई है देखिए 1.202 ग्राम पर ml। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.202। अब आप लोग देखिए ऊपर ग्राम है, नीचे ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वॉल्यूम आने वाला है वो आएगा ml में। अब आप लोग जानते हैं जो हम लोग वॉल्यूम रखते हैं वो लीटर में रखना है, इसको लीटर में चेंज कर लीजिए, 100 अपॉन 1.202, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। अब आप लोग देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो जो वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा 100 अपॉन 1202 लीटर। ठीक है, हम इसको कैंसिल हमारे फॉर्मूले में ही कर लेंगे, इसको यहाँ कैंसिल करने की जरूरत नहीं, पूरा फॉर्मूले में हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है लीटर में 100 अपॉन 1202। चलिए अब हम लोग हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, सभी को दिख रहा है गिवन मास 20 अपॉन मोलर मास KI। तो पोटेशियम का मास होता है 39 करीब करीब, और इसका होता है 127। देखिए जो हम लोग मोलर मास रखते हैं वो करीब करीब रखते हैं, मतलब पॉइंट में नहीं ले जाते, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया था 100 अपॉन 1202। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो 20 अपॉन इसको हम ऐड करते हैं 976 166 इनटू 1202 अपॉन 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 6 12 0 1 2 8 16 3। देखिए अब ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 601 अपॉन 5 3 15 5 8 40 एंड 41। तो आप लोग देख सकते हैं करीब करीब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 601 को आप 15 से डिवाइड करेंगे, करीब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, आप लोग ये चीज तो कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मोलैरिटी के क्वेश्चन कैसे डील करना है। तो आप लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार वॉल्यूम नहीं दिया, इस बार हमको डेंसिटी दी हुई थी, मास दिया हुआ था। तो जब भी आप लोगों को कभी डेंसिटी का टर्म्स आ जाए, मास या वॉल्यूम निकालने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा उस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए जो मैंने बताया था। डेंसिटी वैसे आप लोगों ने पढ़ा है ये सब चीजें, जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपको कभी भी इन दोनों में से एक चीज मिसिंग है और अगर डेंसिटी दी हुई है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मोलैरिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो मैंने लिया इसमें मोलैरिटी के साथ मोल फ्रैक्शन भी पूछा है,
मोलैरिटी भी पूछी है। मोलैरिटी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी हुई थी, मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको वही गिवन मास तो दिया हुआ था दोनों का, सिर्फ मोल वॉल्यूम की जरूरत नहीं थी, इसमें हमें मोलर मास निकालना रहेगा सॉल्वेंट का। अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन और निकालना चाहें, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ही पूछा है, तो जैसे मैं अगर A सॉल्यूट को मान लूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A गिवन मास 20 और आप लोगों ने देखा 166 इसका मोलर मास आया था, तो ये कितना आ जाएगा 10/83। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स B के निकालना चाहूं, B का मास कितना दिया हुआ है 80। देखिए 100 ग्राम तो सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा 80 एक्वस है यानी 80, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कितना आएगा 40/9। तो Na आ चुका है, N भी आ चुका है, तो यहां से आप लोग XA निकाल लीजिए। तो XA इज इक्वल टू Na प्लस NB। Na दिया हुआ है 10/83, 10/83 प्लस 40/9। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा, उसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, पूरा यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज पर। हमारी अगली कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैरिटी। तो देखिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस भी है। अब इसको पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg, या इसको आप लोग लिख सकते हो 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। तो देखिए ऊपर वाली चीज तो सही है, इसमें 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ठीक है, लेकिन उस मोलैरिटी में 1 लीटर वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, और मोलैरिटी में होता है 1 kg सॉल्वेंट। इसको डिनोट करेंगे आप लोग स्मॉल m से, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो इसकी यूनिट अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होगी, ऊपर है मोल नीचे है केजी, तो आंसर हो जाएगा इसकी यूनिट है मोल पर केजी, या इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल एम का मतलब भी होता है मोल पर केजी। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं मोलैरिटी को। चलिए इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम लोग मोलैरिटी का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। .5 ग्राम of CH3COOH is dissolved in 75 ग्राम of benzene। चलिए इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया है बोर्ड पर। अब देखिए यहाँ पर CH3COOH
एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। डिसॉल्व है 75 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन मतलब सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको पहले लिखते हैं, गिवन मास कितना दिया हुआ है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। 2.5 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब मास दिया हुआ है, मास ऑफ CH3COOH कितना दिया हुआ है हमको, 2.5 ग्राम। ये सॉल्यूट है। और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है क्लियरली, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6 कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम। बस कुछ नहीं, हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है क्योंकि सभी चीजें इसमें दी हुई हैं। लेकिन याद रखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आपको केजी में रखना है, ना कि ग्राम में। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है 2.5 अपॉन मोलर मास, मोलर मास निकाल लेते हैं यहाँ पर साइड में। तो CH3 COOH, तो C यानी 12, हाइड्रोजन का 1 into 3 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 हाइड्रोजन 1। आप लोग इसको ऐड करिए, 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 16 43, 43 16 59 एंड 1 60। तो ये आ गया आप लोगों का 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 75, केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 2.5 अपॉन 60 into 1000 अपॉन 75। इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, तो यहाँ बढ़ जाएगी 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 25 3 सा 75, फिर 0 से 0 कैंसिल, 2 5 सा 10, 2 3 सा 6। मोलैरिटी इज कमिंग आउट टू बी 5/9 मोल पर केजी। ये आप चाहें तो डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा करीब करीब 0.455 सॉरी 0.55 करीब आ जाएगा। तो ये मोलैरिटी करना एक बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखिएगा नीचे की प्रॉब्लम जो है, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको सही से पहचानिएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो आपको सभी क्वेश्चनों में मिल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन कंटेन्स 25% ऑफ शुगर केन बाय मास, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसमें भी आप लोगों को जो चीज हिडन है उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, 25% ऑफ शुगर केन यानी शुगर, सुक्रोज जिसको बोलना चाहें, जिसका बोलना C12H22O11 दिया हुआ है आपको बाय मास। ठीक है, बाय मास का मतलब क्या होता है, 25 ग्राम दिया हुआ है C12H22 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को पढ़ के सब कुछ लिख दीजिए। तो हमें गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमको 100 ग्राम। अच्छा, इसमें हम लोग मोलैरिटी के क्वेश्चंस में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लीजिए यहीं पर, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 75 ग्राम। देखिए सभी चीजें निकाल ली है हमने, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 25, अपन रखेंगे मोलर मास। तो देखिए C12H22O11, इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्बन का 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 12, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 × 12 हो जाएगा 144 प्लस 22, 16 1 16 176, इसको सॉल्व करिए। 6 2 8 4 12, 8 2 10 4 14 1 1 2 342। तो इसका जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 342। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नीचे वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये 75 अपॉन 1000। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मोल सोल्व करते हैं 25 बाय 342 इंटू 1000 अपॉन 75। तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 2 से कैंसिल कर लीजिए 500, 2 1 2 2 7 14, और ठीक है, अभी कैंसिल नहीं होगा, अब आप लोग को इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू 500 अपॉन 3 1 3 3 7 21। तो देखिए आप आंसर जब आप लोग देखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि नीचे की डिजिट बड़ी है न्यूमरेटर में। इसका आंसर, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर आया आपका, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मोलैरिटी का। तो जो भी आप सोल्व करा करें पॉइंट के 2 या 3 डिजिट तक ही सोल्व कीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं करना है, जो अप्रोक्स आंसर देना है हम लोगों को। तो ये था हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मोलैरिटी और मोलैरिटी एक याद रखिएगा, बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। आप लोगों को डिफरेंस बताना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कुछ नहीं करना है, मोलैरिटी एक साइड मोलैरिटी की डेफिनेशन लिख दीजिए, एक साइड मोलैरिटी की, एक डिफरेंस हो जाएगा दोनों की यूनिट। मोलैरिटी की यूनिट लिख दीजिए मोल पर लीटर, मोलैरिटी की यूनिट लिख दीजिए मोल पर केजी। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व होते हैं, उसमें 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंस लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है।